शुभ प्रभात बच्चों आज हम 7वीं कक्षा के अध्याय नंबर 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। वैसे तो आप सभी ये लेसन पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा और मैं इसके बारे में एक बार बता देता हूँ। इसमें एक इनके लेखक हैं नागार्जुन। बहुत ही अच्छा लेसन है हिमालय और नदियों के बारे में, पहाड़ों के और नदियों के बारे में। बच्चों इस लेसन में लेखक ने नदियों के बारे में बताया कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उनका रूप कैसा होता है। जब वो निकलती हैं उनका छोटा रूप होता है, लेकिन जब वो बाद में धीरे धीरे जब मैदानों में पहुँचती हैं तो वो सब धाराएं मिल जाती हैं और वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। तो प्यारे बच्चों आज इस लेसन का अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अपने पास पेंसिल रखिए। जो आपको मुख्य मुख्य शब्द लगते हैं या कठिन लगते हैं या जिनका कोई मीनिंग है, मीनिंग तो सभी का होता है, लेकिन जो आपको लगता है कि ये आता नहीं आपको, तो उसको अंडरलाइन कीजिए और उसे बाद में याद कीजिए और उसे लिखिए। तो प्यारे बच्चों तो हम शुरू कर रहे हैं इस लेसन को। ध्यान दीजिएगा। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत क्या होता है? जेंटल महिला, लेडी, जेंटल लेडी की जैसे लगती थी। उनके प्रति मेरे हृदय में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। कि क्या कह रहा है लेखक? जब मैं छोटा था तो जैसे अपने मम्मी मौसी की गोदी में हम खेलते हैं, तो ऐसे ही उनकी गोदी में मैं नहाता था, ऐसे खेलता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। तो अब क्या हुआ? जब तो छोटा था वो लेखक वहाँ पे नहाता था नदियों में, लेकिन अब बड़ा हो चुका है। वो घूमने के लिए आया हिमालय पे और हिमालय के ऊपर चढ़ गया है। कहने का मतलब ये है कि उनके कंधे पे चढ़ गया, मतलब वहाँ पे घूमने के लिए ऊपर चढ़ गया पहाड़ों पे। तो वहाँ से क्या देखता है लेखक कि हिमालय से जो ये नदियाँ इतनी विशाल हैं, जो धरती पे इतनी विशाल दिखती हैं समतल मैदान में, तो वहाँ उनका रूप कैसा है, तो उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। परंतु जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था। यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना और खिलखिलाकर हंसते जाना, लगातार हंसते जाना। इनकी यह भावभंगी, माने भावभंगी क्या होता है बेटा? हाव भाव। इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों के बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिससे इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, अतृप्त मतलब असंतुष्ट है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अधिकताएँ क्या होती है बेटा? जो चोटी होती है, पहाड़ों की चोटी। और उपत्यकाएँ क्या होती है? जो चोटियाँ मतलब समतल भूमि होती है पहाड़ों की। मैंने वर्ड मीनिंग लिखा रखा है इनका, वहाँ से पढ़ लेना। इनका लीला निकेतन, निकेतन होता है घर। इनका लीला निकेतन मतलब जहाँ से ये लीला करती है, मतलब जहाँ पे हटकेलियाँ करती है। निकेतन होता है घर, मतलब कौन सा इनका घर? पहाड़, हिमालय। इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। ये सब
बड़े बड़े पेड़ों के नाम हैं जो बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, जैसे देवदार है, चीड़ है, इनकी लकड़ियों से हमारे यहाँ फर्नीचर बनता है। चिनार, सफ़ेदा तो आपने देखा ही है, यहाँ भी होता है हमारे यहाँ। कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बुढ़ा हिमालय मतलब बहुत पुराना हिमालय, लाखों वर्ष पहले बना था हिमालय। यहाँ पे पहले कभी सागर होता था, उसकी जगह पे बना था ये हिमालय पर्वत। तो बच्चों इसलिए इनको बूढ़ा बोला गया है। और ये इनको नदियों के पिताजी बोला गया है, इसलिए भी इनको बूढ़ा बोला है लेखक ने। बड़ी बड़ी चोटियाँ से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुब्बा, काबुल का दूसरा नाम कुब्बा है, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सब नदियों के नाम हैं जो हिमालय से निकलती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। जिनका भी कितना भी सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसके पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो क्या कहा इन लाइनों के अंदर लेखक ने कहा कि ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हमें बहुत विशाल दिखती हैं मैदानों में, तो ये कैसे बनी है, इतनी विशाल कैसे बनी है बच्चों? हिमालय की एक एक बूंद से। हिमालय पर्वत से बर्फ़ पिघलती है और उनकी एक एक बूंद इकट्ठा हो गए जब ये मैदानों में इकट्ठा होती हैं तो ये बहुत विशाल मतलब बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। सौभाग्यशाली किसको कहा है? समुद्र को, जिसमें जाके ये मिल जाती हैं लास्ट में। नदियाँ कहाँ हैं? हिमालय से निकलती हैं और किस में मिलती हैं? सागर में मिल जाती हैं, किसी न किसी सागर में। तो उसे लेखक ने इनका पति बताया है और हिमालय को इनका पिता बताया है। जिन्होंने मैदानों में इन दो नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने का कुछ भी झिझक नहीं होती। तो लेखक ने क्या कहा है? हिमालय को ससुर, किसका ससुर? समुद्र का, और समुद्र को उसका दामाद, हिमालय का दामाद कहा है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास का जो मेघदूत बहुत ही अच्छी बुक है, मेघदूत कालिदास जी ने लिखी है। उसके अंदर उनका जो मुख्य पात्र है यक्ष, उसके बारे में कहा है। तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, लेखक बता रहा है कि जो छोटी छोटी दिखाई देती हैं पहाड़ों में, ऊपर हिमालय पर्वत पर, और जो नीचे बड़ा, इनका इतना बड़ा विशाल रूप होता है, बहुत लंबी लंबी होती है नदियाँ, आपने देखी होंगी। आप उत्तर प्रदेश की तरफ हिमाचल की साइड जो नीचे की जगह है वहाँ पे पहुँचोगे, जैसे ऋषिकेश है, वहाँ पे गंगा इतना बड़ा रूप है, बहुत बड़ा रूप है, बहुत खुली है, बहुत लंबी है, एक एक 2-2-3-3 किलोमीटर लंबी चौड़ाई होती है इनकी वहाँ पे। तो इतना विशाल रूप होता है। लेकिन पहाड़ों में कैसी होती है? छोटी छोटी धाराएँ होती हैं। तो ये कह रहा है कि लेखक इन लाइनों के अंदर ये कह रहा है कि जैसे अगर कोई आदमी ने मैदानों में देखे
और पहाड़ों में देखें तो इनको फ़र्क बहुत ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर है इनमें वहाँ पे रूपों में। तो यही बात कही है लेखक ने इन लाइनों में। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। जो काका कालेलकर हैं बहुत बड़े हिंदी के बहुत ही अच्छे लेखक और बहुत मतलब हिंदी भाषा को आगे ले जाने में इनका बहुत अहम योगदान है। इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इन्होंने मतलब बहुत ऊंचे लेवल पे लेके गए थे ये हिंदी को। इन्होंने हिंदी के प्रसार के लिए बहुत प्रयास किए थे। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है कि नदियों को लेखक ने माता और बेटियां भी कहा है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो ये कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, कितने कवियों ने इन्हें बहन कहा है नदियों को। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई कि थोलिड क्या है, तिब्बत का पुराना नाम है। थोलिड क्या बच्चों, तिब्बत का पुराना नाम की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल में असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और मैं लगा गुनगुनाने। देखो क्या गुनगुनाने लगा लेखक। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जब हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन अब कंप्लीट हो चुका है और मुझे आशा है आपने इसे ध्यान से सुना होगा। आगे हम इसके जो प्रश्न उत्तर बनते हैं वो करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।